सोचिए, एक बैंक जिसकी सुरक्षा ऐसी हो कि परिंदा भी पर न मार सके। हर कोने में सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम, थर्मल सेंसर, भारी गार्ड्स, और फिर भी उस बैंक से $80 मिलियन यानी 164 मिलियन रियाल गायब हो जाते हैं बिना किसी अलार्म के बजे, बिना किसी को भनक लगे। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये सच है। साल था 2005, 8 अगस्त, सोमवार की सुबह। ब्राजील की फेडरल पुलिस ऑफ ब्राजील को अचानक एक चौंकाने वाला मैसेज मिला, फोर्टालेजा में सेंट्रल बैंक को लूट लिया गया है। यह खबर सुनते ही पुलिस सख्ते में आ गई, क्योंकि यह बैंक इतना सुरक्षित था कि वहां डकैती की कोई सोच भी नहीं सकता था। जब अफसर बैंक पहुंचे तो देखा कि डकैती बेसमेंट यानी तहखाने में हुई थी। और चौंकाने वाली बात, वहां जमीन में एक बड़ा सा छेद था जो सीधा एक सुरंग में खुलता था। यह छेद बहुत संकरा था, यानी कोई आसानी से उसमें घुस भी नहीं सकता था। पहले तो समझ ही नहीं आया कि यह किया किसने और कैसे। बैंक वालों ने शुरुआत में कहा कि शायद 100 मिलियन रियाल चोरी हुआ है, लेकिन जब ठीक से गिनती हुई तो पता चला 164 मिलियन रियाल यानी करीब $80 मिलियन गायब थे। पुलिस वाले उस छेद के पास खड़े रह गए, चुप, हैरान। तभी उनमें से एक दुबला पतला अफसर, एनियास सुब्रेरा, बोला, मैं अंदर जाता हूं। बाकी अफसर डर गए। क्या पता चोर अब भी अंदर हों, क्या पता बम लगाए हों, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन एनियास नहीं रुका। उसने कमर कस ली और धीरे धीरे छेद में घुस गया। अंदर सुरंग में लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे, वेंटिलेशन पाइप, पंखे और बिजली की लाइटें अब भी जल रही थीं। इससे लग रहा था कि चोर हाल ही में वहां से निकले हैं और शायद अब भी अंदर हों। एनियास डर के बावजूद धीरे धीरे रेंगता रहा। उसे डर था कि कहीं कोई बम न हो या कोई छुपा हुआ हमला न कर दे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यह सुरंग करीब 70 मीटर लंबी थी और उसे पार करने में 1 घंटा लग गया। आखिर में जब वो सुरंग के उस पार पहुंचा तो एक सीढ़ी मिली जो ऊपर किसी घर में जा रही थी। एनियास ने पिस्तौल निकाली, सीढ़ी चढ़ी और ऊपर एक ढक्कन को धीरे से खोला। वो एक घर था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरा घर खाली लग रहा था और हर सतह पर सफेद पाउडर बिखरा हुआ था, जिससे फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं। घर की हालत देखकर साफ था कि वहां बहुत तैयारी के साथ चोरी की गई थी। हर तरफ औजार, रेत के बोरे, कचरा और कपड़े बिखरे थे। खिड़कियां भी लकड़ी से बंद थीं। एनियास छत पर चढ़ा और उसने देखा वो घर बैंक से सिर्फ 70 मीटर दूर था। यानी चोरों ने महीनों पहले एक घर लिया, वहां से बैंक तक सुरंग बनाई और बिना किसी शोर के, बिना अलार्म बजाए सीधा बैंक की तिजोरी में घुसकर $80 मिलियन चुरा लिए। बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उन्होंने इस घर को नकली घास बनाने वाली कंपनी की आड़ में किराए पर लिया था। ऊपर से बिजनेस चलता दिखता था, नीचे चोरी की तैयारी हो रही थी। यह खबर पूरे ब्राजील में आग की तरह फैल गई। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर देश की नजर इस डकैती पर आ गई, क्योंकि यह कोई आम चोरी नहीं थी, ये थी इतिहास की सबसे शातिर, सबसे चुपचाप और सबसे बड़ी बैंक डकैती। अब जरा सोचिए, जैसे ही पुलिस को उस घर का पता चला जहां से सुरंग शुरू हुई थी, वैसे ही पत्रकारों ने उस जगह को घेर लिया। हर तरफ कैमरे, रिपोर्टर और लोग ही लोग। जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक साफ साफ छेद दिख रहा था, वही छेद जो बैंक के बेसमेंट तक जाता था। और साथ ही सुरंग की असली तस्वीरें भी आईं। उन्हें देखकर साफ था कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। इस सुरंग को बनाने में काफी समय, मेहनत और पैसे लगे होंगे। पुलिस ने पूरे घर की, सुरंग की, बैंक के बेसमेंट की, हर चीज की जांच शुरू कर दी, ये समझने के लिए कि आखिर चोरों ने ये सब किया कैसे। जांच के दौरान पुलिस को एक पुरानी डकैती की याद आई जो 1 साल पहले साओ पाउलो शहर में हुई थी। वो शहर डकैतियों के लिए बदनाम था, जहां कई गिरोह काम करते थे। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये दोनों डकैतियां किसी तरह जुड़ी हुई हैं और जो लोग पहले ऑपरेशन में शामिल थे, वही लोग अब इस नए ऑपरेशन में भी हाथ बटा रहे थे। अब आपको बताते हैं कि इन चोरों ने ये सब प्लान कैसे किया। उन्होंने पहले एक आम सा घर किराए पर लिया, फिर उसे हरे रंग से रंगा और एक नकली घास बनाने वाली कंपनी के नाम से रजिस्टर करवा दिया। इसका मकसद था घर से जो मिट्टी और रेत बाहर निकाली जाए, वो लोगों को शक ना हो, लगे कि ये कंपनी का काम है। उन्होंने घर के फर्श में एक छेद काटा और उसे एक कालीन जैसी चीज से ढक दिया।
ताकि अगर कभी कोई मेहमान अचानक आ जाए तो उसे कुछ पता ही न चले। सुरंग की लंबाई थी करीब 73 मीटर और मजे की बात यह है कि उन्होंने इसे खोदा सिर्फ फावड़ा और कुदाल जैसे औजारों से, यानी मशीनें इस्तेमाल नहीं की ताकि कोई आवाज न हो और किसी को शक न हो। जो मिट्टी निकलती थी उसे वो थैलों में भरते और ऊपर खींचते। उन्होंने सुरंग को सहारा देने के लिए 900 लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल किया, कुछ जगहों पर स्टील के तख्ते भी लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरंग के अंदर वेंटिलेशन पाइप, पंखे, बल्ब, पानी की लाइन और यहां तक कि फोन लाइन भी डाल दी। पानी का इस्तेमाल पीने और काम के लिए होता था और फोन से ऊपर और नीचे वाले लोग एक दूसरे से बात करते थे। चोरों ने एक टीम बनाकर शिफ्टों में काम किया। हर शिफ्ट में 7 लोग होते थे, मतलब दिन रात बिना रुके सुरंग की खुदाई चलती रही। सबसे बड़ी समस्या थी मिट्टी। हर रोज एक ट्रक आता और मिट्टी के भरे हुए थैले ले जाता। यह देखकर मोहल्ले वालों को शक होने लगा। एक छोटा सा घर और हर रोज मिट्टी के बोरे निकल रहे हैं। फिर चोरों ने सोचा कि अब मिट्टी बाहर नहीं ले जाएंगे। उन्होंने थैलों को घर के एक कमरे में भरना शुरू किया। वो कमरा भर गया तो दूसरे में भर दिया। फिर पूरे घर में थैले भरने के बाद पिछवाड़े में मिट्टी बिछाना शुरू किया ताकि जमीन एक जैसी लगे। बाद में बताया गया कि मिट्टी की वजह से पिछवाड़े की जमीन 1 मीटर तक ऊपर उठ गई थी। अब बात करते हैं उस सुरंग की। सुरंग लगभग सीधी थी, बस एक जगह थोड़ी सी घुमाव थी ताकि सीवर की पाइपलाइन से बचा जा सके। फिर सीधा जाकर बैंक के बेसमेंट तक पहुंचती थी। अब बैंक का बेसमेंट भी आम नहीं था। वहां बड़ी बड़ी लोहे की अलमारियां और भारी बॉक्स रखे रहते थे, जिन्हें उठाने के लिए बैंक में एक विशाल क्रेन मशीन लगी थी। क्रेन नारंगी रंग की थी और इसका इस्तेमाल बैंक के कर्मचारी पैसे से भरे भारी बॉक्स को उठाने और इधर उधर ले जाने में करते थे। एक एक बॉक्स का वजन था आधा टन से ज्यादा। अब दिलचस्प बात यह हुई कि शुक्रवार की शाम जब बैंक बंद हो रहा था तो बैंक कर्मियों ने क्रेन को ठीक उसी जगह खड़ा कर दिया जहां चोर सुरंग से निकलने वाले थे। यानी वो क्रेन सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह ब्लॉक कर रही थी। पुलिस को शक हुआ क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या बैंक के किसी कर्मचारी ने जानबूझकर क्रेन को वहां खड़ा किया। यानी क्या कुछ बैंक कर्मी भी इस डकैती में मिले हुए थे। और एक और चीज जो चोरों के काम आई वो थे स्टील के कॉलम जो क्रेन को पकड़कर रखते थे। इन कॉलम्स की वजह से चोरों को छुपने में आसानी हुई और क्रेन की पोजीशन बिल्कुल सही जगह बन गई। तो कुल मिलाकर यह कोई जल्दी में किया गया काम नहीं था। यह था पूरी प्लानिंग, महीनों की मेहनत और अंदर की जानकारी के साथ किया गया ऑपरेशन। चोर बैंक के बेसमेंट में तो घुस चुके थे, लेकिन असली चालाकी अभी बाकी थी। बेसमेंट में दीवार और पैसों के बक्सों के बीच में एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। बस यही जगह उनके लिए रास्ता बन गई। यह रास्ता बहुत संकरा था, सिर्फ 1 फीट चौड़ा, लेकिन चूंकि सभी चोर दुबले पतले थे, वे इस रास्ते से रेंगते हुए आराम से निकल गए। और यही वजह थी कि वे सीसीटीवी कैमरों में नजर नहीं आए। गार्ड भी कुछ नहीं देख पाए। बेसमेंट में कुल 6 छोटे कैमरे लगे थे और माना जाता था कि वो पूरे एरिया को कवर करते हैं, लेकिन असल में कुछ कोने कैमरों की नजरों से छूट गए थे, खासकर दीवार और बक्सों के बीच की यह संकरी जगह। और यही सिक्योरिटी का सबसे बड़ा झोल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां से चोर सुरंग से आए थे वहां क्रेन खड़ी थी और उसी के ऊपर उन्होंने एक लकड़ी का बोर्ड रखकर छेद को ढक दिया ताकि कैमरा कुछ न देख पाए। अब बात करते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक सेंसरों की। ये सेंसर किसी के शरीर की गर्मी पकड़कर अलार्म बजा सकते थे, लेकिन बड़ी गड़बड़ ये थी कि ये सेंसर दीवारों पर नहीं बल्कि ऊंची छत पर लगाए गए थे, जिससे बेसमेंट के कई हिस्से इन सेंसरों की रेंज से बाहर थे। और हैरानी की बात यह कि चोरों को यह सारी जानकारी पहले से थी, यानी किसी ने उन्हें यह भीतर की जानकारी दी थी जो शायद बैंक के गार्ड्स या कर्मचारियों को भी ठीक से नहीं पता थी। पुलिस ने जो शुरुआती थ्योरी बनाई उसके मुताबिक चोर पहली बार शुक्रवार की शाम 6 से 7 बजे के बीच बेसमेंट में घुसे। उस समय बैंक बंद होने वाला था और सेंसर शाम 7 बजे के बाद एक्टिव होते थे। यानी एकदम सही समय चुना गया। न सेंसर ऑन थे, न बैंक पूरी तरह बंद हुआ था। इस 1 घंटे में चोर अंदर घुसे, जल्दी से जल्दी छेद के सामने का हिस्सा ढका, रास्तों की जांच की और देखा कि कहां-कहां सेंसर काम नहीं कर रहे। पुलिस को तब यकीन हो गया कि चोरों को बेसमेंट की एक एक बात पता थी और यह बिना अंदर के किसी आदमी की मदद के मुमकिन ही नहीं था। लेकिन अफसोस, पुलिस किसी गार्ड या बैंक कर्मी पर शक नहीं कर पा रही थी। कोई ठोस सबूत नहीं था।
अब डकैती की रात की बात करें। जैसे ही चोर तिजोरी तक पहुंचे, उन्होंने पैसे बैग में भरने शुरू कर दिए। शुक्रवार की रात थी, मतलब पूरा वीकेंड उनके पास था। बिना किसी रुकावट के वो बैग भरते रहे, सुरंग के जरिए बाहर भेजते रहे। हर बैग में 5,000 रियाल भरे गए और उन्होंने कुल 164 मिलियन रियाल चुराए, यानी करीब 330 बैग भरे गए। इतना पैसा चुपचाप ले जाना कोई आसान काम नहीं था। पैसे को सुरंग से बाहर ले जाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक की गाड़ियां और रस्सियों से बनी गोफन का इस्तेमाल किया। इस तरह वे बैग एक एक करके बाहर खींचते रहे। जैसे ही सोमवार को चोरी का पता चला, पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने उस घर और कंपनी की जांच की जहां से सुरंग शुरू हुई थी। पता चला कि कंपनी को वर्किंग लाइसेंस मिला था और वो पाओलो सर्जियो नाम के एक आदमी के नाम पर था। जब पुलिस ने उसकी आईडी देखी तो चौंक गई। उस फोटो में उसने टोपी पहन रखी थी, जिससे पहचानना मुश्किल हो गया। पुलिस को शक हुआ कि कहीं इसने रिश्वत देकर लाइसेंस तो नहीं लिया। उन्होंने मोहल्ले वालों से भी पाओलो के बारे में पूछा। सबका जवाब एक जैसा था, वो तो बहुत अच्छा इंसान था, सबके साथ हंसकर बात करता था। यानी उसने अपनी छवि इतनी अच्छी बना रखी थी कि कोई शक भी न कर सके। अब एक और कड़ी पुलिस के हाथ लगी। चोरी गए पैसों का कुल वजन करीब 3.5 टन था। इसका मतलब साफ था, चोरों ने इतने पैसे ले जाने के लिए कई ट्रकों या गाड़ियों का इस्तेमाल किया होगा। जैसे ही पुलिस ने कार और ट्रक डीलरों की छानबीन शुरू की, उन्हें एक अजीब डील मिली। एक आदमी ने हाल ही में कुछ ट्रक कैश में खरीदे थे, जिनकी कीमत 1 मिलियन रियाल थी। उस आदमी का नाम था जोसे चार्ल्स और उसके पास एक शिपिंग कंपनी थी। अब शिपिंग कंपनी के पास ट्रक होना तो आम बात है, लेकिन पुलिस को कैश में ट्रक खरीदने वाली बात खटकी, क्योंकि इतने बड़े लेन देन आमतौर पर बैंक से होते हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने चार्ल्स और उसकी कंपनी पर अलग से जांच शुरू कर दी। अब कहानी में मोड़ तब आया जब पुलिस उस शिपिंग कंपनी तक पहुंची जिसका नाम ट्रकों की खरीद में सामने आया था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने कंपनी की सचिव से पूछा कि मालिक चार्ल्स कहां है। सुनते ही सब चौंक गए। सचिव ने बताया कि चार्ल्स, जो खुद कंपनी का मालिक है, रविवार को ही एक ट्रक ड्राइवर के साथ सफर पर निकल गया था और वो सफर था साओ पाउलो की ओर एक जरूरी माल पहुंचाने के लिए। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। क्यों? क्योंकि साओ पाउलो वही शहर था जहां 2004 में 1 साल पहले ऐसी ही एक बैंक डकैती हुई थी और उस डकैती में भी चोरों ने सुरंग बनाकर चोरी की थी। पुलिस को पहले से शक था कि दोनों डकैतियों में वही गिरोह शामिल हो सकता है। ध्यान रहे, साओ पाउलो और फोर्टालेजा के बीच की दूरी है 3000 किलोमीटर, मतलब कोई हल्की फुल्की यात्रा नहीं थी। अब पुलिस को लगने लगा कि शायद चार्ल्स चोरी के पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर रहा है। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि एक कंपनी का मालिक खुद ट्रक ड्राइवर के साथ सफर कर रहा था। ऐसा क्यों? जांच बढ़ी और पुलिस को जल्द ही वो ट्रक मिल गया। वो एक कार ट्रांसपोर्ट ट्रक था, यानी उस पर कुछ गाड़ियां लदी हुई थीं। ट्रक अभी एक और शहर बेलो होरिजोंटे में था, जो फोर्टालेजा और साओ पाउलो के बीच में पड़ता है। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली, एक टीम हेलीकॉप्टर से उस शहर के लिए निकल गई। रास्ते में उन्हें एक कॉल आया। ट्रक हाईवे के एक पुलिस स्टेशन पर पहले से ही रुका हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या पुलिस ने पकड़ लिया? नहीं, ट्रक खुद ही रुक गया था और यह सब हुआ ड्राइवर की समझदारी से। असल में वो ड्राइवर डकैती में शामिल नहीं था। उसने तो सिर्फ चार्ल्स का आदेश माना था, जिसने उसे कहा था कि एक जरूरी शिपमेंट जाना है, जल्दी निकलो। ड्राइवर को शुरू से कुछ बातें अजीब लग रही थीं। पहली बात, चार्ल्स खुद ट्रक में उसके साथ सफर कर रहा था, जो पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, चार्ल्स बार बार मोबाइल की जगह पे फोन से कॉल कर रहा था और हर स्टेशन पर रुककर बात करता था। ड्राइवर को कुछ शक सा हुआ। फिर जब वो एक स्टेशन पर रुके और चार्ल्स कॉल करने गया, तो ड्राइवर ने गाड़ियों के अंदर झांकना शुरू किया और वहीं उसे दिखे पैसों के बंडल। गाड़ियों की खिड़कियों से उसने नोटों के ढेर देखे। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि यह सेंट्रल बैंक की डकैती का ही पैसा है, क्योंकि मीडिया में वो खबर पहले से चल रही थी। बस फिर क्या ड्राइवर ने खुद ही फैसला लिया कि वो अगले पुलिस स्टेशन पर ट्रक रोक देगा। जैसे ही उसने ट्रक रोका, स्थानीय पुलिस और फिर तुरंत फेडरल पुलिस वहां पहुंच गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गाड़ियों की तलाशी ली गई
तो उनमें से करीब 6 मिलियन रियाल बरामद हुए। अब सोचिए, चुराए गए थे 154 मिलियन रियाल, लेकिन अभी सिर्फ 6 मिलियन ही वापस मिले थे। चार्ल्स से पूछताछ शुरू हुई और फिर सामने आया एक चौंकाने वाला सच। चार्ल्स असल में मार्को रोजेरो का भाई था, जो साओ पाउलो में ड्रग माफिया का एक बड़ा नाम था। जांच में यह भी सामने आया कि चार्ल्स डकैती की योजना में सीधे शामिल नहीं था। वो तो बस ट्रांसपोर्ट का काम देख रहा था, ट्रक, सामान और गाड़ियां पहुंचाने वाला। वो ना सुरंग खोदने में शामिल था, ना बैंक में घुसा था, लेकिन फिर भी कानून की नजर में वो एक अपराधी था, क्योंकि वो डकैतों की मदद कर रहा था। जब चार्ल्स को पकड़ा गया और उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि उसे बाकी चोरों की पहचान नहीं पता। उसने तुरंत बतलाया कि हर सदस्य को उसका हिस्सा मिल गया और वह सिर्फ अपना और अपने भाई का हिस्सा ले जा रहा था, यानी वो 6 मिलियन रियाल जो कारों के अंदर मिले थे। चार्ल्स ने पुलिस का साथ दिया और उन्हें बताया कि गिरोह में करीब 34 लोग शामिल थे, लेकिन वो सिर्फ अपने भाई को जानता था। बाकी सभी को वो पहचानता तो था, लेकिन नाम नहीं जानता था। उसने बताया कि उसका भाई ही गिरोह के बाकी लोगों से संपर्क में रहता था और सबके बीच की बातें पहुंचाने और समझाने का काम वही करता था। इसके बाद पुलिस ने चार्ल्स को कुछ अपराधियों की तस्वीरें दिखाई ताकि वह किसी को पहचान सके। चार्ल्स ने 10 लोगों को पहचान लिया, जिनमें से एक खुद उसका भाई मार्को और दूसरा चार्ल्स खुद था। एक नाम था पाब्लो, वही आदमी जिसने कंपनी का नाम लिया था और जिसने फर्जी आईडी कार्ड बनवाया था। दरअसल पाब्लो एक नकली नाम था। दूसरा नाम था एलेमाओ फोर्टालेजा का एक जाना पहचाना अपराधी। उसका पहले से ही बड़ी डकैतियों में लंबा रिकॉर्ड था और वह पहले के कई ऑपरेशन में मार्को के साथ काम कर चुका था। पुलिस को अब शक होने लगा कि शायद एलेमाओ ही इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड था। इसके बाद एक और नाम सामने आया, मोइसेस। मोइसेस एक बहुत खतरनाक चोर और सुरंग बनाने का एक्सपर्ट था। वो पहले कैरंडीरू जेल में बंद था, लेकिन 2001 में 53 कैदियों के साथ सुरंग बनाकर भाग गया था। 2004 में साओ पाउलो की बैंक डकैती में भी वह शामिल था। असल में इसी मोइसेस ने नई टीम बनाई थी। उसी ने सेंट्रल बैंक डकैती की योजना बनाई और ज्यादातर चोरों को जोड़ा। अब पुलिस के पास डकैतों की लिस्ट थी, कुछ सबूत थे और उनका अगला मकसद था चोरों को पकड़ना और चोरी का पूरा पैसा वापस लाना। क्योंकि एक परेशानी यह थी कि ब्राजील में चोरी की सजा बहुत सख्त नहीं थी। चोर कुछ साल जेल में रहते, फिर बाहर आकर चुराए गए पैसों से आराम की जिंदगी जीते। इसलिए पुलिस चाहती थी कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम न चले, पैसा भी बरामद हो। अब यहां से शुरू हुआ पुलिस का असली पीछा। जब वे उस घर की तलाशी ले रहे थे जहां से सुरंग शुरू हुई थी, तो उन्हें बहुत गंदगी और बिखरी हुई चीजें मिली। उसी दौरान एक पुलिस अधिकारी को एक सिम कार्ड मिला। बस फिर क्या, पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी से उस सिम का नंबर ट्रैक कराया और उसके कॉल्स पर निगरानी शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिसमें एक आदमी पैसे खर्च करने से डर रहा था, शायद इसलिए कि वो किसी को शक में नहीं डालना चाहता था। पुलिस को उस नंबर का मालिक मिला, नाम था एंटोनियो एडेमर। उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था और पुलिस को पता चल गया कि वो बोआ वियेगेम नाम के इलाके में रहता है। एक टीम ने उसकी तलाश शुरू की और उसी दौरान एक बहुत जरूरी कॉल रिकॉर्ड हुई। इस बार एंटोनियो एक महिला से बात कर रहा था और उसे बहुत सारे रबर बैंड लाने को कह रहा था। पुलिस को समझ आ गया कि ये पैसों के बंडल बांधने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। मतलब चोरी का पैसा अब भी उनके पास है और उसे गिनकर बांधकर अलग किया जा रहा है। उसी समय पुलिस एंटोनियो की लोकेशन ट्रैक करने में सफल हो गई। वो एक लाल रंग के घर में छिपा हुआ था। कुछ पुलिस अधिकारी सिविल कपड़ों में सामान्य लोगों की तरह उस घर के सामने वाले कैफे में बैठ गए और निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद 2 लोग उस घर से बाहर निकले। उनमें से एक आदमी कैफे में बैठे पुलिस वालों की तरफ बार बार घूर रहा था, जैसे उसे शक हो गया हो। पुलिस को लगा कि अब राज खुलने वाला है, तो उन्होंने तय किया अब खुद को छुपाने का कोई फायदा नहीं, उन्हें एक्शन लेना ही होगा। जैसे ही पुलिस ने देखा कि घर से 2 लोग बाहर आए हैं और उनमें से एक उन पर शक कर रहा है, उन्होंने बिना देर किए अपनी बंदूकें निकाल लीं और दोनों को जमीन पर लेटने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस की और टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर मौजूद सभी लोगों को पकड़ लिया। जैसे उम्मीद थी, पुलिस को उस घर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में चोरी का कैश मिला। पैसे बैगों में भरे हुए थे, कुछ बैग जमीन पर पड़े थे,
कुछ को दीवार के पास रखा गया था और कुछ तो जमीन में खोदे हुए गड्ढे में दबाकर रखे गए थे। कुल मिलाकर पुलिस को उस घर से 12 मिलियन रियाल से ज्यादा नकद मिला। लग रहा था कि यह रकम कई लोगों में बांटने के लिए रखी गई थी। पुलिस ने एंटोनियो और घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। उसमें एक खास नाम डेविड द ओल्ड भी था। यह वही आदमी था जो पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था और डकैतों में पैसे बांटने की जिम्मेदारी उसी की थी। वो एक डायरी में सबके हिस्से नोट कर रहा था। इन दोनों के अलावा 3 और लोग भी गिरफ्तार किए गए। भले ही वे सीधे बैंक डकैती में शामिल नहीं थे, लेकिन वे डेविड के लोग थे और उन्होंने पैसे छिपाने या रखने में मदद की थी। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस को कुछ नए सुराग मिले, जैसे कि एक और आदमी डिस्मर, जो खुद भी गिरोह का सदस्य था, उसने कबूल कर लिया कि उसने बैंक में काम करने वाले अपने दोस्त एडिल्सन नाम के एक गार्ड को रिश्वत दी थी। यही गार्ड चोरों की सबसे बड़ी मदद बना। उसने उन्हें बैंक के बेसमेंट की सुरक्षा, कैमरे और सेंसर की सारी जानकारी दे दी। उसे पता था कि किन जगहों से बचकर जाया जा सकता है और कैमरे कहां-कहां नहीं दिखाते। चोरों को क्रेन और दीवार के बीच के संकरे रास्ते का भी पता इसी गार्ड की वजह से चला था। इससे पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि डकैती के पीछे अंदर का ही कोई आदमी था और अब वो मिल चुका था। अब एक और नाम सामने आया, रेमांडो लोरेंडो। पुलिस को उस पर शक पहले से था। वो बहुत सतर्क था। अपने पर्सनल फोन की जगह हमेशा पे फोन से बात करता था। लेकिन पुलिस ने उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल्स पर नजर रखना शुरू किया। एक दिन डकैती के लगभग 10 महीने बाद रेमांडो पोर्टो एलेग्रे शहर गया। एयरपोर्ट से निकलते ही पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एलेसेंड्रो से हुई, जिसका निकनेम था द फैट, यानी मोटा। दोनों एक कार में बैठकर एक घर की ओर बढ़े। पुलिस ने उस घर की निगरानी शुरू कर दी। धीरे धीरे और लोग वहां आना शुरू हुए। पुलिस ने देखा कि कुल मिलाकर 11 लोग वहां अलग अलग समय पर आए। इससे साफ लग रहा था कि वे कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने जब एलेसेंड्रो को ट्रैक किया तो उसने एक बस स्टेशन से कुछ लोगों को एक पिकअप ट्रक में बैठाया। ट्रक में बहुत सा सामान लोड किया गया और फिर वह उन्हें शहर के एक इलाके में एक इमारत के पास ले गया। वहां सब सामान उतार दिया गया। पुलिस को पता चला कि उस इमारत को हाल ही में 1.5 मिलियन रियाल में खरीदा गया था और यह खरीद एक आदमी फैब्रिसो के नाम से हुई थी। पुलिस को यह बहुत अजीब लगा, आखिर कोई डकैतों का ग्रुप एक पूरी इमारत क्यों खरीदेगा और उसमें अपने लोग और सामान क्यों भेजेगा। जांच में पता चला कि उस इमारत के एकदम पास एक और बैंक था जिसका नाम था बैनरिसेल बैंक, जिसके बेसमेंट में कई तिजोरियां थीं। पुलिस को यकीन हो गया कि ये लोग अब इस बैंक को लूटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वो गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसलिए पुलिस ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने उस इमारत के ठीक सामने वाली एक और इमारत किराए पर ले ली और वहां से इन चोरों पर नजर रखनी शुरू कर दी। ये सामने जो बिल्डिंग है वो पुलिस की है, दूसरी बिल्डिंग में चोर रहते थे और तीसरी बिल्डिंग है बैंक। पुलिस ने अपनी बिल्डिंग से चोरों की इमारत पर सीधा नजर रखने के लिए कैमरे और दूसरे डिवाइस लगा दिए। पुलिस को हर एंगल से साफ दिख रहा था कि चोर क्या कर रहे हैं। चोर मजदूरों का रूप लेकर इमारत में काम कर रहे थे। उन्होंने मजदूरों जैसे कपड़े और हेलमेट भी पहन रखे थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने देखा कि वे रोजाना इमारत से भारी मात्रा में मलबा बाहर फेंक रहे हैं। इससे पुलिस को अंदाजा हो गया कि वे सुरंग खोद रहे हैं। पुलिस के कमांडर ने अपनी टीम से कहा कि उस मलबे को अच्छे से जांचो। अगर वो मिट्टी है तो मतलब खुदाई चल रही है। अगर कंक्रीट और लोहा मिला तो समझ लो कि वे बैंक के बेसमेंट तक पहुंच चुके हैं। योजना यह थी कि जैसे ही चोर बैंक के नजदीक पहुंचे वैसे ही पुलिस धावा बोले और उन्हें रंगे हाथों पकड़े। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुलिस जब चोरों की कॉल्स सुन रही थी तब उन्हें पता चला कि कोई व्यक्ति चोरों को ब्लैकमेल कर रहा है। वो थर्ड पार्टी जान चुकी थी कि इमारत के अंदर क्या चल रहा है और अब वो चुप रहने की कीमत वसूल रहा था। पुलिस को चिंता थी कि ये तीसरे लोग मामला और बिगाड़ सकते हैं। जब उन्होंने चुपचाप देखा तो पता चला ये तीसरे लोग और कोई नहीं, खुद पुलिस वाले थे, भ्रष्ट अफसर जो लूट का हिस्सा चाहते थे। अब फेडरल पुलिस ने फौरन कार्रवाई करने का फैसला लिया। उन्होंने चुपके से पड़ोसी बिल्डिंग की छत पर 2 स्नाइपर्स तैनात कर दिए और ग्राउंड से स्पेशल टीम ने पूरी इमारत को घेर लिया। यह तस्वीर उसी स्टॉर्मिंग की असली फोटो है।
चूंकि चोरों के पास कोई हथियार नहीं था, उन्होंने बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। इमारत को पुलिस ने बिना मुश्किल अपने कब्जे में ले लिया। कुल 26 चोरों को गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने इमारत के अंदर तलाशी ली तो उन्हें वो छेद मिल गया जो लकड़ी के तख्त से ढका था, वही सुरंग। विशेषज्ञों ने जब जांच की तो बताया कि सुरंग की बनावट ठीक वैसी ही थी जैसी सेंट्रल बैंक डकैती में थी। इस सुरंग की लंबाई 78 मीटर थी और सिर्फ 12 मीटर और खुदाई होती तो ये बैंक की तिजोरी तक पहुंच जाते। गिरफ्तार लोगों में से 2 नाम पहले से जाने पहचाने थे, रायमांडो और उसका दोस्त एलेसेंड्रो द फैट। ये दोनों पहले भी सेंट्रल बैंक डकैती में शामिल थे। साल 2007 तक, यानी बैंक डकैती के पूरे 2 साल बाद भी कुछ बड़े डकैत पुलिस की पकड़ से दूर थे। पुलिस लगातार उनके कॉल सुन रही थी, उनके घर वालों के आने जाने पर कड़ी नजर रख रही थी। कुछ गिरफ्तारी के पल इतने हैरान करने वाले थे कि पुलिस अफसर भी दंग रह गए। उदाहरण के तौर पर जोस मार्लियोटो, इसने पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक बड़ी घनी दाढ़ी उगा ली थी ताकि कोई उसे आसानी से पहचान न सके। पुलिस ने उसे पहचानने में मुश्किल की, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी दिखी, अफसरों को सब समझ आ गया। एक अफसर उसके पास गया और धीरे से बोला, हम फेडरल पुलिस हैं। खेल खत्म हुआ। इतना सुनते ही वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो खुद को बंधा हुआ पाया और पुलिस उसका वीडियो बना रही थी। वो बोला, पिछले 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे डरावने साल थे। भले ही वो करोड़ों चुरा कर बैठा था, लेकिन चैन से जी नहीं रहा था। उसने खुद पुलिस से कहा, मुझे जेल भेज दो, अब और नहीं झेला जाता। पुलिस ने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? तो उसने जमीन में गड़े 2 बैग दिखाए जिनमें 2 आइस बॉक्स रखे थे। पहले डिब्बे में पैसे थे और दूसरे में उस आदमी द्वारा खरीदी गई जमीन जायदाद के सारे कागज। पुलिस ने दोनों चीजें जब्त कर ली, नकदी, प्रॉपर्टी के कागज और जो भी संपत्ति थी। पुलिस कमांडर का कहना था कि यह वही आदमी है जो डकैती से पहले गरीब था और अब फिर से उतना ही गरीब हो गया है। उसी साल 2007 में एक और संदिग्ध को पकड़ा गया, लिमाऊ नाम का शख्स, जिसे पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए बाल और दाढ़ी बढ़ा ली थी और कई फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लिए थे, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे पकड़वा दिया, उसके दाहिने हाथ पर बना टैटू। जब पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी तो वे पूरी तरह पक्के नहीं थे कि वह वही है, लेकिन टैटू देखकर उन्हें यकीन हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास जो भी पैसा, प्रॉपर्टी या दस्तावेज मिले, सब जब्त कर लिए गए। अब बात करते हैं एक और संदिग्ध की। साल था 2008। जिस आदमी ने उस कंपनी को अपने नाम पर रजिस्टर करवाया था, उसका नाम था पाउलो सर्जियो, लेकिन यह नाम फर्जी था। असल में उसका नाम कुछ और था और पुलिस ने उसे एक कार रेंटल कंपनी के बाहर गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़े लोग असली पुलिस वाले हैं, क्योंकि वे आम कपड़ों में थे। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसका अपहरण किया जा रहा है। पुलिस ने अपने पहचान पत्र दिखाए, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। बाद में जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि पहले भी 2 बार उसका अपहरण हुआ था और दोनों बार किडनैपर खुद को पुलिस वाला बता रहे थे। इसलिए उसे इस बार भी शक हुआ और वह डर गया था। एक बार तो अपहरण के दौरान उसे गोली भी लगी थी। असल में सेंट्रल बैंक डकैती में जो पैसा चुराया गया था, उसे कई दूसरे गिरोह भी हासिल करना चाहते थे। इसी वजह से लुटेरों के पीछे लुटेरे भी लग गए थे। उसी का एक उदाहरण था मार्लियोडो, जो 2 साल तक जंगल में छिपा रहा ताकि किसी गैंग के हाथ न लगे। अब बात उस आदमी की करते हैं जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है, मोइसेस, जो सुरंग बनाने में माहिर था। वही जो 2001 में 53 कैदियों को सुरंग से जेल से निकाल चुका था और 2004 में साओ पाउलो की बैंक डकैती में भी शामिल था। पकड़े गए ज्यादातर लुटेरों ने बताया कि गिरोह को इकट्ठा करने का काम भी मोइसेस ने ही किया था, यानी वह इस ऑपरेशन का प्लानर और लीडर दोनों था। लेकिन वह बहुत चालाक था। पुलिस को उसे पकड़ने में 4 साल लग गए। 2009 में उसे गिरफ्तार किया गया। मोबाइल के जरिए उसे ट्रैक किया। उन्होंने पत्नी की कॉल्स को ट्रेस किया और देखा कि वह कई बार अपने बेटे को उसके पिता यानी मोइसेस से मिलवाने के लिए ले जाती है। पुलिस ने उसके ठिकाने का पता लगाया, साओ पाउलो की एक बिल्डिंग। पकड़ने से पहले पुलिस ने यह पक्का किया कि उसकी कार बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी हो,
ताकि वह भाग न सके। उन्होंने बिल्डिंग के गार्ड से कहकर मोइसेस को कॉल करवाई। झूठ बोला गया कि किसी ने पार्किंग में उसकी कार को टक्कर मार दी है। मोइसेस जैसे ही नीचे आया, पुलिस पहले से उसे सीसीटीवी कैमरे में देख रही थी और फिर उन्होंने उसे घेर लिया। जैसे ही मोइसेस लिफ्ट से नीचे आया और दरवाजा खुला, वह एक पल के लिए चौंक गया। उसके सामने कई फेडरल पुलिस अधिकारी खड़े थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी आजादी का अंत यहीं होने वाला है। पुलिस ने तुरंत उसे बताया कि अब वो गिरफ्तार है। इस तरह सेंट्रल बैंक डकैती के मास्टरमाइंड्स में से एक, मोइसेस, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ के दौरान उसने कहा, मुझे लगा था आप लोग मुझे भूल चुके हैं। लेकिन अफसर ने सीधा जवाब दिया, हम किसी को नहीं भूलते। पुलिस जानती थी कि इस ऑपरेशन के 3 बड़े मास्टरमाइंड थे। मोइसेस, जो अब चुका था, एलेमाओ, जिसका हुलिया बदला हुआ पाया गया था, और फर्नांडिन्हो, साओ पाउलो का एक कुख्यात ड्रग डीलर। असल में फर्नांडिन्हो ही इस डकैती का फाइनेंसर था। उसने पूरे ऑपरेशन के लिए 3 मिलियन रियाल दिए थे। मकान किराया, खुदाई का सामान, खाने पीने की व्यवस्था, ट्रक, गाड़ियां, सब उसी के पैसे से हुआ था। और बदले में उसे चुराई गई कुल रकम का सबसे बड़ा हिस्सा मिला, करीब 25 मिलियन रियाल। लेकिन जब गिरोह की दुनिया में कोई अचानक अमीर बनता है तो वो खुद एक निशाना बन जाता है। फर्नांडिन्हो को 2 बार अगवा किया गया और दोनों बार किडनैपर पुलिस की वर्दी में थे। पता नहीं वे असली पुलिस थे या पुलिस के भेष में आए अपराधी। एक बार उन्होंने उससे 10 लाख की फिरौती ली और परिवार ने वो पैसे दे भी दिए। लेकिन फर्नांडिन्हो को कभी छोड़ा नहीं गया। बाद में उसकी लाश पुलिस को मिली। किडनैपर की पहचान हुई तो पता चला कि वे करप्ट पुलिस वाले थे जो पहले से उसे जानते थे। उन्हें डर था कि अगर फर्नांडिन्हो जिंदा बचा तो वह जरूर बदला लेगा। इसलिए उन्होंने न केवल उसे मारा बल्कि उन सभी को भी खत्म कर दिया जो पहचान बन सकते थे। फर्नांडिन्हो अकेला नहीं था। गिरोह के कई और सदस्य भी इसी तरह अपराधियों और भ्रष्ट पुलिस के निशाने पर आ गए। एक उदाहरण है पेड्रो, जो अपने घर पर था। तभी कुछ लोग पुलिस बनने का नाटक करते हुए आए और कहा कि चोरी का पैसा लौटा दो। जब पेड्रो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उन्होंने उसके घर पर धावा बोल दिया, परिवार को छिपाया और 1 मिलियन रियाल लूट लिए। इस घटना के बाद पेड्रो ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस डकैती ने देश भर के गिरोहों को एक नया तरीका सिखाया, सुरंग बनाकर बैंक लूटना। इसके बाद हर साल पुलिस ने दर्जनों ऐसी सुरंगों को पकड़ा। कुछ डकैती सफल हो गईं और कई को पहले ही रोक लिया गया। आखिरकार पुलिस ने इस केस की पूरी परतें खोल दी। ज्यादातर अपराधियों को पकड़ लिया गया, कुछ मारे गए, लेकिन एक नाम आज भी पुलिस की फाइलों में जिंदा है, जुवेनल। वो एकमात्र व्यक्ति है जो अब तक गिरफ्तारी से बचा हुआ है। बाकी सभी पकड़े जा चुके हैं। और जहां तक चोरी के पैसों की बात है, पुलिस करीब 34 मिलियन रियाल वापस पाने में कामयाब रही, लेकिन बाकी पैसे आज भी गायब हैं। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी सिर्फ थोड़ा सा पैसा ही वापस ला सकी। असल में चोरों ने करोड़ों लूटे थे और वह पैसा उन्होंने बड़ी चालाकी से छुपा दिया। ज्यादातर ने चोरी के पैसे से जमीन, मकान, दुकानें और कई प्रॉपर्टी सस्ते दामों पर खरीद ली थी, सिर्फ पैसे को छुपाने के लिए। और फिर तो फिरौती में दिए गए पैसों की तो बात ही अलग थी। ब्राजील में केवल चोरी करने की सजा बहुत कड़ी नहीं मानी जाती, इसलिए अगर उन्हें सिर्फ चोरी का दोषी माना जाता तो शायद कुछ सालों में बाहर आ जाते। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब पुलिस ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी जोड़ दिया। यानी उन्होंने चोरी के पैसों को छुपाने, घुमाने और उससे सामान खरीदने की जो तरकीबें अपनाई, वो सब बहुत बड़े अपराध बन गए। हर खरीदी गई चीज, चाहे वो एक कार हो, मोबाइल हो या एक मकान, एक अलग आरोप बन गया। और इसी वजह से एक एक व्यक्ति पर कई केस दर्ज हो गए। नतीजा यह हुआ कि कई चोरों को 100 साल से ज्यादा की सजा मिली, यानी अब वे पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएंगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।